Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed the chapter number 11 biotechnology and its principle and process, जिसमें हमने सारे बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से जिसमें बात करने थे हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में कि उसमें जो प्रिंसिपल और जो प्रोसेस थी वो हमने कंप्लीट की। अब उसके बाद उसी प्रिंसिपल और प्रोसेस के बेस पे हमें आगे स्टडी करना है उसके एप्लीकेशन की, उसका यूज़ कहाँ पे होने वाला है। तो जनरली अगर हम बात करें तो उसमें लास्ट में जो हमने कंप्लीट किया था वो था डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, अब जब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात चल रही है तो वहाँ पे हम लोग बोलते थे कि हम उसका प्रोडक्शन करने वाले हैं कौन से लेवल पे, तो इंडस्ट्रियल स्केल पे। अब अगर बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो इंडस्ट्रियल स्केल पे हम लोग क्या प्रोडक्शन यहाँ पे करेंगे, तो जिसमें हम बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे वी कैन यूज द जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। फिर कोई फंगस की कैटेगरी है, प्लांट की कैटेगरी है, या फिर अगर हम बात करें तो एनिमल की कैटेगरी है, तो उनको यूज़ करने वाले और उनके थ्रू हम प्रोडक्शन और किसका करवा सकते हैं, तो उसमें आएगा क्या, तो जनरली जितने भी थेरापेटिक्स है हमारी मेडिकली ट्रीटमेंट की हम लोग बात करें तो उसका भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। सो इट विल बी द थेरापेटिक्स। फिर कोई ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन वगैरह बना दी तो डायग्नोस्टिक्स बोल सकते हैं हम लोग, ओके। फिर अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ओके। ऐसा कंसीडर कर लो कि ये हम बात कर रहे हैं किसके लेवल पे, तो एग्रीकल्चर लेवल पे। उसके बाद अगर बात करें तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड है उनका भी प्रोडक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। फिर कुछ मेथड कि जिसमें हम लोग वेस्ट को रिसाइकल करने वाले हैं, यानी कि बायो रिमीडिएशन। फिर हमारी जो वेस्ट ट्रीटमेंट चल रही है उसकी भी बात आएगी। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन, तो इनके बारे में भी हम यहाँ पे केस क्लियर करने वाले हैं, ओके। बट जनरली अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के, तो ये जो प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे जो हमारा मेन कंसेप्ट रहेगा कि हम उसका यूज़ क्या कहाँ पे करने वाले हैं, तो जनरली अगर बात करें तो ऐसे 3 बेस्ड क्राइटेरिया है। पहला तो है कि हम एंजाइमेटिक मैनर में जाए, तो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब होता है कि वो एंजाइमी बात चल रही है, सो इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, और वो जनरली आपको एज अ कोई माइक्रोब मिल सकता है, या तो फिर वो आपको मिल सकता है कोई प्योर एंजाइम के फॉर्मेट में। समझ में आएगा यहाँ तक का फर्स्ट केस। सेकंड की बात करते हैं हम लोग, तो उसी को यूज़ करने के लिए आपको एक प्रॉपर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो वी कैन यूज द वर्ड एज अ क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशंस। आपको ऐसे ऑप्टिमल कंडीशंस यूज करनी है विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग, ओके, फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यानी कि फॉर कैटालिस्ट एक्टिविटी, ओके। और उसके बाद उसमें से जो हम लोग प्रोडक्ट निकालने वाले हैं उसके बारे में बोले तो क्या होगा कि द डाउनस्ट्रीम लास्ट वाला स्टेज आएगा। सो द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज जो किसके लिए यूज होने वाली है, टू प्यूरिफाई द प्रोटीन हो या फिर कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो उसको हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, ओके। अब वन बाय वन हम सारे सेवरल जो फील्ड बोल सकते हैं कि जिसमें हमारा बायोटेक अप्लाई हो चुका है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। तो फर्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा वो है कि बायोटेक का जो यूज़ है वो एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे है, कॉन्सेंट्रेट की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि हमें कुछ भी करके यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। सो फॉर द मेन क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, इंक्रीज द
फूड प्रोडक्शन, और ऐसे फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। तो उस स्टेप्स की बात करें तो हमारा जो फार्मिंग है वो किसके बेस पे होना चाहिए, तो एग्री केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होना चाहिए। यानी कि क्या है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है फार्मिंग में क्रॉप का, उस क्रॉप के प्रोडक्शन में हम लोग केमिकल को यूज़ करेंगे। यानी कि केमिकल की वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी में चेंज आएगा। तो उस प्रोडक्टिविटी को फोकस करके हम यहाँ पे प्रोडक्शन करने वाले हैं। सो दैट्स वाई वी कंसिडर एज एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। उसके बाद जो अपडेट हुई सिस्टम, उसमें हम लोग बोल सकते हैं हमने यूज़ किया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कि जिसमें हमने केमिकल का जो कंजप्शंस था, केमिकल का यूज़ था, वो रिडक्शन कर दिया, और उसके सामने हमने ऑर्गेनिक यानी कि जो नेचुरल या जो माइक्रोब्स के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, उनका यूज़ हमने इंक्रीज़ किया। तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं कि जिसमें हम प्लांट को अपने हिसाब से जो कैरेक्टर हमें मॉडिफाई करना है उसके हिसाब से बनाते हैं। सो दैट्स वाई कंसिडर एज अ जेनेटिकली engineered crop based revolution। ओके, तो ये 3 क्राइटेरिया हमारे इंपॉर्टेंट रहे एग्रीकल्चर के, कि फर्स्ट हमारा एग्रोकेमिकल आया, सेकंड ट्रेड ऑर्गेनिक आया, और अब थर्ड जो ट्रेड चल रहा है वो कौन सा है, जेनेटिकली इंजीनियर। बट अगर हमें फार्मिंग की बात करते हैं तो फार्मिंग में आपको एक वर्ड तो यूजुअली यूज ही करना पड़ता है, जो है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो आगे 9 चैप्टर में भी आ चुका है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने दिया था, तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने। बट अगर मैं इनके हिसाब से बोलूँ तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के हिसाब से जो हमारा फूड का प्रोडक्शन है वो हमने डबल नहीं बट ट्रिपल किया है। सो उसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, जो ट्रिपलिंग द फूड प्रोडक्शन। बट उसके सामने जो ह्यूमन पॉपुलेशन के हम बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि फार्मिंग एरिया हमारा लिमिटेड है, सामने फार्मिंग एरिया लिमिटेड है, तो उसमें हम जितना भी प्रोडक्शन करवाए हम क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्वालिटी को इंक्रीज वहाँ पे नहीं कर सकते। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि क्वालिटी भी इंक्रीज करनी थी, क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी थी, बट लिमिटेड फार्मिंग एरिया में। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन वहाँ पे काम आया नहीं। तो क्या हुआ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि फार्मर को जो प्रोडक्शन इंक्रीज करना था तो फार्मर्स ने यूज किया क्या, केमिकल फर्टिलाइजर, जो हमारा फर्स्ट मेथड था एग्रोकेमिकल। जब केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया तो क्या हुआ कि फूड प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो चुका था, राइट, ये इंक्रीज हुआ, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे कि द केमिकल फर्टिलाइजर आर टू मच एक्सपेंसिव, जो नॉर्मल फार्मर को एफोर्ड नहीं कर सकता। ओके, तो ये कॉस्ट की वजह से जो हम बोल सकते हैं कि ये एग्रोकेमिकल वाला जो फार्मिंग था वो ज़्यादा तक चला नहीं। दूसरी बात करें कि अगर हम ऑर्गेनिक की कंसेप्ट में जाओ तो कन्वेंशनल जितनी भी मेथड है ब्रीडिंग की, उसकी वजह से आपको प्रोडक्ट में क्वालिटी मिल सकी है, बट वहाँ पे हम प्रोडक्शन की बात करें यानी कि क्वांटिटी हम इंक्रीज कर सके नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। आइडिया क्लियर हो गया यहाँ पे कन्वेंशनल ब्रीडिंग के बारे में। तो इतनी चीज़ें होगी, और इसके बाद अभी हमारा जो लेटेस्ट टेक्निक यानी कि हम बोल सकते हैं जो कि हम इन 2 मेथड में से निकल गए, यानी कि एग्रोकेमिकल भी चला गया, ऑर्गेनिक भी चला गया, और अब हम जा रहे हैं किस पे, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में। कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, जेनेटिकली मॉडिफाइड। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जीएमओ, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, यहाँ तक का आइडिया क्लियर होगा। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि क्रॉप जो हमारा बनने वाला है उसके पास क्या प्रॉपर्टीज रहेगी, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन है तो उसके पास कुछ क्राइटेरिया होना कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। तो उसमें
कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी, मतलब कि उस प्लांट के पास, उस ऑर्गेनिज्म के पास कौन सी प्रॉपर्टीज होगी। तो उसके बारे में हम बोले तो फर्स्ट थिंग कि जो क्रॉप है हमारे, सो द मेड क्रॉप, मतलब जो हमने बनाए हैं, इट विल बी द मोर टॉलरेंट, उनके पास कैपेसिटी ज़्यादा होगी किसके सामने, टू एबायोटिक स्ट्रेस, जितने भी फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। अब एबायोटिक स्ट्रेस में हम लोग किसकी बात करते हैं, कोल्ड है, ड्रॉट है, फिर सॉल्ट का लेवल है या हीट का लेवल है, तो उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सेकंड केस की बात करें तो और क्या होना चाहिए, सो दैट विल बी, हमें दूसरे मतलब कि जो हम बोल सकते हैं कि पेस्ट को कंट्रोल करने वाले केमिकल थे, हर्ब्स को कंट्रोल करने वाले थे केमिकल, उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा नहीं, यानी कि देयर विल बी रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो उनका यहाँ पे यूज़ कम हो चुका है इसकी वजह से, क्योंकि हम प्लांट ही ऐसे बना रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। ओके, फिर दूसरा कि जो पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रॉब्लम होता था, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका था, मतलब कि ऐसे प्लांट की वजह से। सो इट विल बी हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ये यहाँ पे सेफ्टी मेजर हम बोल सकते हैं कि वो काम हो गया। फिर उसके बाद जो मिनरल अपटेक था प्लांट के लिए, वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, यानी कि देयर विल बी द इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका था। ओके, फिर हम बात करें यहाँ पे लास्ट में कि इन सब रीज़न की वजह से उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किया। सो देयर विल बी द मेंटेन द क्वालिटी, यानी कि द एनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। ओके, ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं आप कि राइस की वैरायटी बनाई, बट उसमें आपको विटामिन ए सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है, तो ये उसका एक सबसे बड़ा रीज़न बन जाएगा। आइडिया क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो जीएम यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग जानबूझ के ऐसा बनाते हैं कि जिसमें हमारा जो इंटरेस्टेड कैरेक्टर है, जो हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टी है, वो उसमें इनबिल्ट होनी चाहिए, यानी कि उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। सो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो हमारी डिजायर्डनेस के हिसाब से होगा, मतलब कि द डिजायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगी। ये सबसे बड़ा यहाँ पे रीज़न होने वाला है। ओके, तो अब इसके हिसाब से हमें एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ऐसे एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी फर्स्ट कैटेगरी में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ओके, हम कौन से प्लांट बनाएंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, कि जिनकी वजह से रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कि इसका यूज क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ये क्राइटेरिया आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। चलो क्लियर यहाँ तक का। और ऐसा एक एग्जांपल है हमारे पास बीटी टॉक्सिन। क्या है, बीटी टॉक्सिन। ये किस में से प्रोडक्शन किया है, तो बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। एक बैक्टीरिया की कैटेगरी है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीटी। और जनरली इस बीटी टॉक्सिन को हमने क्लोन किया है, सो इट विल बी क्लोन विद बैक्टीरिया, सॉरी निकाला है, सॉरी, तो क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया, और ये हमें इंसेक्ट के सामने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सो दे विल बी प्रोवाइड द रेजिस्टेंस फ्रॉम इंसेक्ट और पेस्ट। यानी कि क्या हुआ कि इसकी वजह से अगर इंसेक्ट कंट्रोल होते हैं, सो देयर विल बी नो यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड।
इन दोनों का यूज़ यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, कम होने वाला है। और ऐसे एग्जांपल की बात करें जो हमने पेस्टिसाइड्स यानी कि ऑलरेडी उसको कंट्रोल कर सके ऐसे जो प्लांट बनाए हैं, वैसे एग्जांपल आपको याद रखने हैं तो आप उसमें रिमार्क कर सकते हो। बीटी कॉटन आता है, फिर ऐसा ही बीटी कॉर्न आएगा, फिर राइस की वैरायटी हमने इम्प्रूव की, ऐसे ही हमने टोमेटो की वैरायटी, पोटैटो की वैरायटी और सोयाबीन। ये सारे ऐसे एग्जांपल है कि जिनकी क्वालिटी हमने इसी मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक के हिसाब से इम्प्रूव की है, तो जिसकी वजह से उसमें आपको ऐसे कोई इंसेक्टिसाइडल या पेस्टिसाइडल केमिकल की कोई रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक का। उसके बाद हम एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल हमारा बोल सकते हो इस चैप्टर का एप्लीकेशन के हिसाब से, सो इट विल बी द बीटी कॉटन। हम कौन सा अभी प्लांट का एग्जांपल स्टडी करने वाले हैं, बीटी कॉटन, कि जिसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं बैसिलस, नाम पता है आपको, थुरिनजेनेसिस। अब ये जो है ये वन टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो पेस्ट को कंट्रोल करने वाला है। अगर ऐसे प्रोटीन की हम लोग बात करें तो वो किसको किल कर सकते हैं, दे विल बी किलिंग सम काइंड ऑफ पेस्ट और इंसेक्ट। तो आपकी इनकी कैटेगरी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कैटेगरी है लेपिडोप्टेरन्स, जिसमें कौन से एग्जांपल आते हैं, तो जनरली टोबैको, बडवर्म और आर्मीवर्म, ये उनके एग्जांपल आपको याद रखना पड़ता है। सेकंड ऐसी कैटेगरी है कोलियोप्टेरन्स, जिसमें बीटल्स जनरली आते हैं। फिर एक आता है डिप्टेरियंस, जिसमें नॉर्मली हमारे जो इंसेक्ट है यानी कि फ्लाइज और मॉस्किटोज की कैटेगरी यहाँ पे इंक्लूड होती है। चलो यहाँ तक का आइडिया क्लियर होगा। अब उससे आगे बात करते हैं कि ये रियल में क्या होता है, कैसे सिंथेसिस होता है। तो जो भी कॉटन का सीड है उसके एम्ब्रियोनिक लेवल पे हम उसमें इनपुट करते हैं, इनपुट द जीन और पार्ट और क्रिस्टल प्रोटीन, यानी कि बीटी को हम लोग यहाँ पे इनबिल्ट करने वाले हैं प्लांट में। और उसकी वजह से क्या होगा कि ये इसमें से मतलब कि ये जो कॉटन सीड जब डेवलप होता है तो वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, द क्रिस्टल प्रोटीन, मतलब कि जो इंसेक्ट को किल करने वाला है। सो दैट शुड बी कॉल्ड एज इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन हम बोल सकते हैं। ओके, अब कंडीशन क्या है, ये कैसे वर्क होता है, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें कि जब नॉर्मली क्रिस्टल प्रोटीन होता है वो इनएक्टिव होता है और इनएक्टिव क्रिस्टल के फॉर्मेट में रहेगा। बट व्हेनेवर द इंसेक्ट फीड ऑन कॉटन प्लांट, चलो कॉटन प्लांट पे वो गया, वो उसने उस पार्ट को खाया, तो वैसे ही ये क्रिस्टल प्रोटीन जो अभी इनएक्टिव था वो एक्टिव में हो जाएगा। ओके, सो एक्टिव प्रोटीन बना, और एक्टिव प्रोटीन बनता है इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रोटोटॉक्सिन्स। चलो जब ये एक्टिवेशन के फॉर्मेट में आ चुका है तो अब क्या होगा, समझ लो, ये टॉक्सिन जो भी इंसेक्ट है, स्पेसिफिकली बॉलवर्म्स की बात करें तो उस इंसेक्ट के गट में जाएगा, और गट में आपको पता है कौन सी भी कंडीशन होती है, तो अल्कलाइन पीएच। और अल्कलाइन पीएच की वजह से जो वो है वो क्रिस्टल यानी कि पार्टिकल के फॉर्मेट में से सॉल्यूबल हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूबल प्रोटीन। और जो सॉल्यूबल प्रोटीन होगा वो पूरे इंटेस्टाइन में वो पोर क्रिएट कर देगा, यानी कि वो इंसेक्ट को मारने का ट्राई हो रहा है। सो दे विल बी मेकिंग अ पोर ऑन गट वॉल, समझ में आएगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि उसके जो एपिथेलियल सेल्स है, ओके, कौन सी बात कर रहे हो यहाँ पे, एपिथेलियल सेल, और वो सेल स्वेल हो जाते हैं और पोरस होने की वजह से उस इंसेक्ट का किलिंग हो जाएगा। तो इतना एक प्रोसीजर आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं उससे आगे, स्पेसिफिक आपको एग्जांपल याद रखना है कि बीटी टॉक्सिन के और भी कौन से कैटेगरी के हम लोग बात कर सकते हैं। तो
याद रखना ये बीटी जो हम लोग बोल सकते हैं कॉटन, यानी कि वो बैसिलस thuringiensis कैटेगरी जो है वो इंसेक्ट स्पेसिफिक है, यानी कि वो सिर्फ अब जो हमने बोले अभी आगे उसी कैटेगरी के इंसेक्ट को ही किल करने वाले, बाकी सारे इंसेक्ट को वो डैमेज करते नहीं है। ये कंडीशन आपको याद रखना है। और उसी की वजह से और क्रिस्टल की वजह से उस प्रोटीन का हमने नाम दे दिया है क्राई प्रोटीन। कौन सा नाम दे दिया उसको? क्राई प्रोटीन। और इसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कॉटन बॉलवर्म्स के लिए, तो कॉटन बॉलवर्म्स को जो कंट्रोल कर रहा है उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा Cry1AC, ओके। और दूसरा एक एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा Cry2AB। ये कॉटन को कंट्रोल करने वाली, मतलब कि कॉटन पे जो बॉलवर्म्स, ये एक इंसेक्ट की कैटेगरी है जिसको कंट्रोल करने के लिए आपको इस 2 टाइप के क्रिस्टल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और वैसा ही एग्जाम्पल अगर कॉर्न प्लांट है जिसमें होल करते हैं यानी कि बोरर, तो कॉर्न बोरर को अगर कंट्रोल करना है तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी Cry1AB। कौन सी रिक्वायरमेंट रहेगी? Cry1AB। तो यहाँ तक के डिस्कशन इसमें रहेंगी, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक, मतलब कि दूसरे जो एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आप फिंगर टिप्स में से, मतलब आपके पास होगी फिंगर टिप्स, उसमें से इसी चैप्टर के MCQ भी स्टार्ट कर देना, ओके। थैंक यू सो मच।